Hello students, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी कंपटीशन हब। एंड इस वीडियो में हम लोग अपना जो सीरीज था जिसे हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोग ट्राइबल अपराइजिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस जरूर देख लेना, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। एंड एक सिस्टमेटिक तरीके से मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए आपको। ये क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, वो चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो या फिर स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो इसे अच्छे से पूरी सीरीज को देखना, और नोट्स के तौर पे मैं आपको लास्ट में नोट्स दे दूंगा, कंसोलिडेटेड नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपका रिवीजन का जो पार्ट है वो बड़ा ही आसान हो जाए। बड़े ही आसानी से आप इन नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने एक्चुअली इसको तैयार ही इस हिसाब से किया है कि आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैं मैक्स नॉलेज दे सकूं, ठीक है। तो बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखना। एंड पढ़ने की इच्छा है तो आई विल नॉट स्टॉप यू, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका काम अगर वीडियोस चल जाए तो मैं कहूँगा कि क्यों प्रीसियस चीज़ जो इस प्रिपरेशन में है, टाइम, उसको क्यों वेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सॉरी, मेरा बच्चा थोड़ा चिल्लाता रहता है। तो ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अगर बताऊं मैं आपको, तो ट्राइबल अपराइजिंग एक्चुअली भारत में जब अंग्रेज आए और अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगे थे तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। तो ट्राइबल एरिया में भी उन्होंने चेंजेस किए। उनकी नज़र अब फॉरेस्ट पे भी पड़ गई थी। फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस था उसको भी अपने अंडर लेना चाहते थे, वो उससे भी कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, बहुत सारे सिस्टमेटिक चेंज किए उन एरिया में। ये विविध एरिया है, जैसे कि अपना इधर ले लो, छोटा नागपुर वाले एरिया में, फिर आंध्र प्रदेश में भी, और मतलब लगभग कंट्री में जहाँ जहाँ ट्राइबल्स लोग थे वहाँ वहाँ चेंज हुए। और चेंज की वजह से ट्राइबल अपराइजिंग हुए। ट्राइबल अपराइजिंग उन्हीं चेंज जो इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटेन के द्वारा, उसी के कारण ये ट्राइबल अपराइजिंग हुए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 तो यही है कि मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री ट्राइबल अपराइजिंग हुए, ठीक है। बहुत जगह पे लगभग 100 से भी ज्यादा ट्राइबल अपराइजिंग हुए, बड़े छोटे। बड़े वाले को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जरूर कवर कर लेंगे। छोटे छोटे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो मतलब स्टैंडर्ड जो आपके बुक में है वो सारी चीज़ मैं कवर करा दूंगा। यहाँ पे मैंने रेफरेंस इस सीरीज का बिपिन चंद्रा का लिया हुआ है, ठीक है। तो मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री was witnessing ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक है। तो भाई ये क्यों हो रहे थे, रीजन क्या था, रीजन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चेंजेस बहुत सारे हुए थे, तो उनमें क्या हुआ कि जमींदारी सिस्टम जो था वो लगा दिया गया। जो ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे, ट्राइबल चीफ्स को जमींदार बना दिया। ट्राइबल चीफ्स को जमींदार बना दिया। अब देखो ट्राइबल एरिया में होता क्या है कि वहाँ का नॉर्म्स अलग होता है, ठीक है। ट्राइबल वाले लोग क्या है, नेचर से ज़्यादा जुड़े होते हैं, एंड उनका एक कस्टम होता है, वो उस कस्टम को फॉलो करते हैं। वो जमींदारी सिस्टम वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। ये सिस्टम लगाने से के वजह से क्या हुआ, जो ट्राइबल चीफ हुआ वो जमींदार हुआ। जमींदार हो गया तो फिर उसको लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना होता था। इससे इस चेंज से ये काफ़ी दुखी थे, ठीक है। तो नंबर 1 रीजन तो यही है। और भी कई सारे रीजन है, जैसे कि मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स इंट्रोड्यूस हुए इस रीजन में। जो ट्राइबल एरिया था, ढेर सारे मनी लेंडर्स आ गए। अब इनको, ये जो ट्राइबल्स थे, इनकी राइट्स छीन ली गई। फॉरेस्ट में जो भी लैंड ये लोग यूज करते थे उसकी राइट्स इनसे छीन ली गई।
और उस पे जमींदारी सिस्टम लगा दिया गया, बोला गया कि आप जो उपज करोगे उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो उपज करने के लिए भी लोन लेना पड़ता था इनको, बिकॉज खेती भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे क्रेडिट तो चाहिए। बीज लगाना है आपको, बहुत सारी चीज़ें खरीदना है, खाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। उन सब चीज़ों के लिए मनी लेंडर्स भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। मनी लेंडर्स भी उन रीजन में अब रहने लगे। मनी लेंडर्स का जो चार्ज हुआ करता था, जो इंटरेस्ट लेते थे, वो बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट होता था, बहुत ही ज़्यादा होता था, बहुत ही हाई रेट ये लोग चार्ज करते थे, जिससे कि ट्राइबल लोग जो है वो एक वीसीएस साइकिल में फंस जाते थे कि मतलब एक बार लोन लिया और उसको पे नहीं कर पाया, फिर उसको पे करने के लिए दोबारा लोन लिया, फिर इंटरेस्ट इंटरेस्ट करते करते लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं बचता था उनके पास, तो बंधुआ मजदूर की तरह वो हो जाते थे। ठीक है, जिनका गलत सलत उपयोग मतलब यूज हुआ करता था। तो भाई ट्राइबल चिफ्स बिकेम जमींदार, मनी लेंडर्स का जो कहर था वो भी हुआ। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन, सेम जमींदारी वाला जो इसमें ये काउंट हो जाएगा। इन्फ्लक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ मिशनरीज। अब इस रीजन में ना बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज इंट्रोड्यूस किए गए फॉरेस्ट वाले रीजन में, और इनको टारगेट यही था कि मैक्सिमम ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो, मैक्सिमम ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो। अब यार बात समझो, कोई भी अगर नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, बोला जाए कि आप पुराने कस्टम्स अपने छोड़ दो, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ के नया चीज़ अपना लो, तो क्या आप अपना लोगे? इतना आसान है? बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं एक डर बन गया ट्राइबल्स के बीच में कि अब हमें ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन्फ्लक्स ऑफ मिशनरीज वाज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई द रिवोल्ट्स अकर्ड इन दोज एरियाज, ट्राइबल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मनी लेंडर्स मैंने आपको बता दिया, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स, मिडिल मैन। ठीक है, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स, मिडिल मैन, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। ट्रेडर्स आने लगे उस एरिया में, जो पहले काफ़ी सैक्रेड एरिया था ट्राइबल्स के लिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं था, वहाँ पे नई नई चीज़ें होने लगी थी। ट्रेडर्स आने लगे थे, ठीक है, रेवेन्यू फार्मर्स आने लगे, ठीक है, फिर मिडिल मैन आने लगे, बोला कि मैं आप लोग मतलब आपके लैंड का मैं ये करवा दूंगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, मिडिल मैन की तरफ काम करने लगे। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे। सिस्टमेटिक चेंज इसको कह सकते हैं, जो सिस्टमेटिक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब ने ये सारे जितने ट्राइबल्स था, जनरल कॉज थे ये सब। ठीक है, जनरल कॉज, इनके राइट्स छीन लिए गए। झूम कल्टीवेशन जो करते थे उसको बंद करवा दिया गया, बोला कि सेटल्ड कल्टीवेशन करो। झूम कल्टीवेशन इनके लिए बेस्ट ऑप्शन हुआ करता था। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, एक जगह ये खेत को जंगल को साफ करके उसमें खेती करते थे। जब वो खेती उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता था, मतलब उसकी फसल थोड़ी कम हो जाती थी ड्यू टू मतलब कंटिन्यूअस फार्मिंग की वजह से, तो उसको छोड़ देते थे और फिर आगे जाके दूसरे एरिया को फिर क्लियर करके उस पर खेती करते थे। तो झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, ये सारे सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। तो दीज वर द रीजन्स व्हाई ट्राइबल्स अपराइजिंग अकर्ड इन आवर कंट्री, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ेंगे। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें नोट नहीं करनी है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको बस सुनना है, देखना है और बड़े ध्यान से समझना है।
इसके अलावा भी और भी सारे रीजन्स ही कह सकते हो, कि जैसे कि जो पुलिस था, पुलिस भी सप्रेसिव था, सप्रेसिव एक्शन लिया करते थे ये लोग। ठीक है, उसके अलावा फिर सिस्टम ऑफ बेगार, बेगार का मतलब कि होता क्या था कि मजदूरी करवा लेते थे इनसे और इनको 1 रुपया नहीं देते थे। कोई भी करवा सकता है, जैसे कि मान लो मनी लेंडर ने लोन दिया ट्राइबल को और वो लोन ट्राइब वाले जो लोग थे वो चुका नहीं पाए, तो अल्टीमेटली वो बंदा मनी लेंडर जो है इनसे लेबर करवा सकता है और पैसा नहीं देगा, तो दैट इज कॉल्ड बेगार। सिस्टम ऑफ बेगार कहीं ना कहीं यहाँ पे पनपने लगा। ठीक है। अच्छा, एक यूनिक चीज थी, यूनिक चीज ये थी कि ये जो ट्राइबल अपराइजिंग हुए ना, इनमें कभी भी ट्राइबल्स का जो रिवोल्ट हुआ या फिर जो अपराइजिंग हुआ तो इसमें अपने लोगों पे कभी अटैक नहीं किया। और कई सारे ऐसे वर्ग थे जैसे कि ग्वाला, जैसे कि लोहार, जैसे कि तेलीज, इन पे अटैक नहीं किया। ये अटैक करते थे बाहरी पे, और उनमें भी सभी बाहरी पे नहीं, जो इनको तंग करते थे उन्हीं पे इन्होंने अटैक किया। ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द अटैक्स, जो अटैक्स हुए वो आउटसाइडर पे हुए, आउटसाइडर्स पे हुए, सच एज मनी लेंडर्स, सच एज जमींदार, मिडिलमैन, इन पे हुए, लेकिन बट नॉट ऑन ऑल आउटसाइडर्स। सारे आउटसाइडर पे नहीं हुए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तेलीज, तेलीज पे नहीं हुए, ग्वालाज, ग्वालाज पे नहीं हुए, और जो सर्वेंट्स थे, जो बाहरी ये आउटसाइडर्स के यहाँ सर्वेंट्स थे, उन पे भी अटैक नहीं हुए। सर्वेंट्स ऑफ आउटसाइडर्स, इनके ऊपर भी अटैक नहीं हुए। तो कहने का मतलब है कि अटैक जेन्युइन अटैक था इनका, उसी पे अटैक करते थे जो एक्चुअल कॉज था। बाकी जो ग्वालास, ये भी तो बाहरी थे, ग्वाला भी बाहर से आए थे, वहां पे सेटल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन पे अटैक नहीं होता था बिकॉज इनके सप्रेशन का वो कारण नहीं थे। ग्वाला इनको कुछ नहीं करते थे, तो ये भी उन पे अटैक नहीं किया इन्होंने, ट्राइबल्स ने। सच एज तेलीज ने, तेलीज पे अटैक नहीं हुए, सर्वेंट्स ऑफ आउटसाइडर्स पे अटैक नहीं हुए। ठीक है। वासरमैन, बार्बर्स, ड्रमर्स, बॉन्डेड लेबर्स, इन सब पे अटैक नहीं हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अटैक तभी हुआ, अटैक तभी हुआ जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अटैक्स तभी इन्होंने किए जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मतलब कि अब ये मजबूरी में जाके अटैक कर रहे थे। ठीक है। सो देयर वर नो ऑप्शन देन अटैक। अब इसके पीछे देखो, नो ऑप्शन का मतलब क्या है, नो ऑप्शन क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जब ये पुलिस के पास जाते थे, पुलिस के पास जाते थे, पुलिस उल्टा इन्हीं को सप्रेस करता था। ठीक है, पुलिस उल्टा इन्हीं को सप्रेस करता था। कई केस में तो ये भी बता रहा हूँ कि जो ये इनके बीवी बच्चे बहनें वगैरह थी, उनकी भी इज्जत वगैरह लूट ली जाती थी। तो बहुत सारा ऑपरेशन हुआ। तो कहने का मतलब कि इनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता था तभी जाके ये अटैक करते थे आउटसाइडर्स पे। ठीक है। सो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गए रीजन्स वगैरह, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब स्पेसिफिक देखेंगे कि कैसे जो इम्पोर्टेंट जो ट्राइबल अपराइजिंग हुए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको थोड़ा सा अनरावल करेंगे, उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। एक और खास बात जान लीजिए इस चीज का कि जो ये इनके लीडर्स हुआ करते थे ना ट्राइबल अपराइजिंग के, वो कैरिस्मेटिक
कैरिस्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो किया करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो संथाल रिवेलियन था, इसके जो कान्हू और सिद्धू ये सब जो थे, फिर बिरसा मुंडा, ये सब ने कहीं ना कहीं बोला कि हमारे अंदर ऐसी पावर है जो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट संथाल रिवेलियन के जो लीडर थे कान्हू और सिद्धू, ये बोलते थे कि हमें ठाकुर ने बोला है कि अब समय आ गया है सलयुग का, ठीक है, और ये जो कलयुग को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा हमें ठाकुर ने बोला है। ठाकुर इनके गॉड हुआ करते थे। ठाकुर की पूजा अभी भी होती है, अगर आप उस रीजन में कभी गए हो तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठाकुर इनके गॉड हुआ करते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा अगेन ये कहते थे कि मेरे अंदर कैरिस्मेटिक पावर है, कोई भी बुलेट मुझे लगेगा तो मैं खुद ही ठीक कर सकता हूँ। तो कैरिस्मेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है इन लीडर्स का बड़ा यूनिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी नोट्स में भी ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये कहते थे कि जो भी ये सब हम लोग कर रहे हैं ना, इट हैज़ अथॉरिटी ऑफ द गॉड। अथॉरिटी ऑफ द गॉड मतलब कि गॉड ने ही बोला है, ठाकुर ने ही बोला है कि ये अटैक होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइडर्स को भगाना चाहिए। जो ये वारफेयर था ना, जो ट्राइबल अपराइजिंग का जो वारफेयर था, एक ऑब्वियस सी बात है, जो आउटसाइडर्स थे उनको समर्थन ब्रिटिशर्स का था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश आर्मी अपनी खड़ी हो जाती थी। तो जो ये वारफेयर था ना, ये बहुत ही अनइक्वल था। एक तरफ तीर से और खुरपी से और जो ट्राइबल्स के पास जो हथियार है खेती बाड़ी वाला, कुल्हाड़ी वगैरह, उससे वो लोग लड़ते थे, और दूसरी तरफ बंदूकें, तमाम मतलब उस समय की जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी वाली जो वेपन्स हुआ करती थी वो इनके अगेंस्ट में यूज हुआ करता था। इसलिए जो संख्या थी मरने में इनकी बहुत ज़्यादा थी। संथाल में तो बताते हैं बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा, लगभग 30,000 40,000 से भी ऊपर, ठीक है। तो वारफेयर जो था वो काफ़ी अनइक्वल था, जिसकी वजह से लॉस जो है ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं संथाल जो विद्रोह था। अच्छा, इसको हुल भी बोलते हैं, संथाल हुल। हुल का मतलब ये अपराइजिंग होता है, ठीक है। तो संथाल हुल में क्या हुआ कि ये जो संथाल थे ना, ये भागलपुर और राजमहल की जो एरिया था, भागलपुर और राजमहल का जो एरिया था, ये दोनों अभी बिहार में ही है। यहाँ के ये लोग निवासी थे, यहाँ के ये लोग निवासी थे, संथाल यहाँ पे रहते थे। ये जो संथाल अपराइजिंग हुआ इसी रीजन में हुआ था, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों का जो एरिया था उसी एरिया में हुआ था। तो ये एमसीक्यू आता है और इसको याद कर लो, भागलपुर और राजमहल, क्योंकि ये रिवेलियन का, ये अपराइजिंग का ये जगह आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसलिए लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, नोट्स में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग रहते थे और इस एरिया को दामिन ए कोह कहा जाता था, ठीक है। दामिन ए कोह कहा जाता था, इस एरिया को दामिन ए कोह कहा जाता था, ठीक है। और जो आउटसाइडर एक्चुअली आए यहाँ पे, जो आउटसाइडर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, मनी लेंडर्स वगैरह, मिडिल मैन, ट्रेडर्स, बहुत सारे जो आउटसाइडर आए उनको ये लोग दिकुस कहते थे। आउटसाइडर्स को दिकुस कहते थे, दिकुस, ठीक है। और यही दिकुस कारण बने अल्टीमेटली संथाल हुल या फिर संथाल अपराइजिंग के, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जो जमींदार थे, पुलिस थे,
जो रेवेन्यू कोर्ट वगैरह था वो एक्सटॉर्शन करता था, ठीक है, ऑपरेसिव एक्सैक्शंस लगते थे, फोर्सिबल डिस्पोजिशन होता था, प्रॉपर्टी इनकी छीन ली जाती थी, एब्यूज किए जाते थे बेचारे, पर्सनल वायलेंस इनके साथ होता था। इस वजह से ये संथाल रिवेलियन हुआ, ठीक है, इस वजह से संथाल रिवेलियन हुआ। पर्सनल भी वायलेंस, जैसे कि मैंने बताया ना कि इनके बीवी बच्चे, इन पे भी अटैक होते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी दुखद था, काफ़ी दुखद था। और लेकिन इन्होंने ज़बरदस्त मुकाबला किया, ज़बरदस्त मुकाबला किया। जो अपराइजिंग हुआ तो इसमें ज़बरदस्त इन्होंने फाइट की। पुलिस भी सिस्टम इनके अगेंस्ट थी, सबसे लड़ना था इनको, ब्रिटिशर से, आउटसाइडर्स से, और सबसे लड़ना था। तो ज़बरदस्त इन्होंने अपना संघर्ष दिखाया। तो हुआ क्या कि 1854 में, एक्चुअली ये रिवेलियन जो है ये 1854 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके जो ऑर्गेनाइजर थे, यहाँ पे मैंने बताया था कान्हू और सिद्धू मेन लीडर थे इसके, कान्हू और सिद्धू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना, कान्हू और सिद्धू इसके मेन लीडर थे। इन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें ठाकुर ने बोला है, ठाकुर मतलब गॉड ने, इनकी अथॉरिटी है हमारे पास कि अब समय आ गया है सलयुग लाने का। सलयुग, सलयुग मतलब रेन ऑफ ट्रूथ, सलयुग, ठीक है, सलयुग का समय आ गया है। परेशान थे बेचारे, इतना सारा चीज हो रहा था इनके साथ, दिक्कतें तो बढ़ गई थी। तो बोला कि सरयुग अब हमें का समय आ गया है, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज रेन ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो ये लीडर कान्हू सिद्धू इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। 1854 डेट, सन आपको पता होना चाहिए। तो हुआ क्या कि इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, स्टार्ट किया इन्होंने माइन छिटपुट रॉबिंग वगैरह से, रॉबरी या फिर रॉबिंग से, माइनर रॉबिंग वगैरह से स्टार्ट किया। अटैक भी करना शुरू कर दिया इन्होंने जो आउटसाइडर थे, ठीक है। रॉबिंग अटैक से स्टार्ट हुआ, छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ था, बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला गया ये, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बाद में सिद्धू और कान्हू ने ऑर्गेनाइज किया था डेफिनेटली। नियरली 6000 के आसपास, 60,000 के आसपास संथाल को ऑर्गेनाइज कर लिया इन्होंने। 60,000 संथाल्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड, 60,000, ठीक है। अब देखो ये 1854 तो डेफिनेटली 1857 से पहले ही था ना, तो मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले की कहानी है ये सब। 60,000 संथाल को इन्होंने, सिद्धू कान्हू ने ऑर्गेनाइज कर लिया कि भाई अब समय आ गया है सलयुग स्टैब्लिश करने का, और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे, भगा देंगे यहाँ से। 60,000 संथाल्स हैड बीन मोबिलाइज्ड, एंड इनको हेल्प करने में नॉन ट्राइबल्स भी थे, ठीक है। यूनिक चीज यहाँ पे ये है कि दे वेर हेल्प्ड बाय नॉन ट्राइबल्स ऑल्सो, नॉन ट्राइबल्स जैसे कि ग्वाला, तेली वगैरह जो मैंने शुरू में बताया था ना, उन्होंने इनको सपोर्ट भी किया था, हेल्प भी किया था। एंड जो डिकुस थे, जो जिनमें पुअर डिकुस थे, डिकुस मतलब आउटसाइडर, ठीक है। डिकुस से जब भी बोलूँ तो इस केस में आउटसाइडर समझना है आपको, मैंने आपको बताया भी था। पुअर डिकुस ने भी इनको सपोर्ट किया, ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल्स ने और पुअर डिकुस ने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। अब डेफिनेटली इनके अगेंस्ट में अब ऐसा तो था नहीं कि ब्रिटेन रुकने वाला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट रुकने वाली थी, तो भाई इनका सपरेशन शुरू हुआ, मिलिट्री एक्शन इनके ऊपर शुरू हुआ। और मिलिट्री एक्शन जब शुरू हुआ ना, तो बहुत बुरी तरीके से, बहुत बड़े संख्या में ये लोग मारे गए, बहुत बड़े संख्या में मारे गए, ठीक है। और लास्टली ये संथाल रिवेलियन को कंट्रोल कर लिया गया मिलिट्री एक्शन के द्वारा। लेकिन जो हीरोइज्म दिखाया इन्होंने संथालों ने, वो बड़ा ही यूनिक है। और बताते हैं कि एक इंसिडेंट बता दूं कि अंग्रेज, एक्चुअली जो अंग्रेज सिपाही थे वो अटैक कर रहे थे, एक कोई झोपड़े में से कोई
पर्टिकुलर वहां से तीर आ रहा था, ठीक है, कोई वहां पे जो संथाल एक बचा हुआ था वो तीर से इनके ऊपर अटैक कर रहा था और उसको ये घेरे हुए थे, बंदूक से गोली मार रहे थे। लेकिन वो बंदा लगभग इनको 45 मिनट से 1 घंटे के बीच तक इनको फाइट किया। और जब उधर से तीर आना बंद हुआ, जब अंग्रेज गए वहां पे देखने के लिए ये कौन था भाई जो इसने इतना स्ट्रगल किया, तो वहां पे देखा तो एक बिल्कुल मतलब बुजुर्ग संथाल था, वो बुजुर्ग संथाल था। तो इनके हीरोइज्म के लिए मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि कितने हीरोइज्म के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड अगर सपोज इनके पास भी अगर मॉडर्न हथियार होते तो बात ही कुछ और होती। खैर अलग बात है, मिलिट्री एक्शन से इनको खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूँ। चलो बढ़िया, संथाल हमने देख लिया। अब कुछ और देख लेते हैं और जो ट्राइबल अपराइजिंग हुए थे। तो जैसा मैंने बताया कि लगभग 15,000 वो संख्या है, 15,000 से भी ज़्यादा संथाल्स मारे गए एंड 10 से भी ज़्यादा विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सीधू को पकड़ के उसको मार दिया गया, सीधू को 1855 में। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। 15,000 किल्ड, more than 10 villages destroyed, Sido was captured and killed. कान्हू भी एक्चुअली इसको, कान्हू भाग गए थे लेकिन कान्हू को पकड़वा दिया, जहाँ पे गए उन्हीं लोगों ने इनको पकड़वा दिया। सो द कान्हू वाज अरेस्टेड, ठीक है, कान्हू को अरेस्ट कर लिया गया। अल्टीमेटली 1866 में ये रिवेलियन बिल्कुल खत्म हो गया, एंड ऑफ द रिवेलियन। एंड ऑफ द रिवेलियन, ठीक है, 1866 में रिवेलियन बिल्कुल खत्म हो गया। सीधो वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड इन 1855। कान्हू को भी अरेस्ट कर लिया गया लगभग 1856-57 के आसपास में ही। और इनको 1866 तक ये थोड़ा बहुत चलता रहा, लेकिन 1866 में बिल्कुल ये खत्म हो गया, रिवेलियन बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इस रिवेलियन को हमने समझ लिया। 15,000 ज़्यादा मारे गए, 10 विलेज से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए इनके, बहुत खून बहा कहने का मतलब, ठीक है। इसके अलावा 3 और मेजर ट्राइबल रिवेलियंस हुए थे, जैसे कि कोल्स ऑफ छोटा नागपुर। 3 अदर मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स, जिसमें नंबर 1 पे आता है कोल्स ऑफ छोटा नागपुर। तो इसमें छोटा नागपुर, ठीक है, इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि जगह से रिलेटेड पूछ सकता है, मिलाने के लिए आ सकता है कि कोल कहाँ पे हुआ था, कोल विद्रोह जो हुआ था वो छोटा नागपुर आंसर हो सकता है उसमें, ठीक है। ऐसे ही संथाल का कुछ ऑप्शन रहेगा, तो आपको मिलाने के लिए जब आए तो यहाँ पे ये फैक्ट्स काम आएंगे, ठीक है। कोल्स जो हुआ छोटा नागपुर में हुआ, ये जो 1820 से 1837 के बीच में हुआ था, ठीक है, 1820 से 1837 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। इसके अलावा हिल ट्राइब्समैन ऑफ रंपा इन कोस्टल आंध्रा, ठीक है, सेकेंड हिल्स ट्राइब्समैन ऑफ रामपा इन कोस्टल आंध्रा,
ये 2 नंबर पे है, ठीक है। ये भी ट्राइबल अपराइजिंग हुआ था कोस्टल आंध्रा में। जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, जैसे कि जो संथाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। और ये जो है फैक्चुअल बेसिस है, इन वजह से पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर में कौन सा विद्रोह हुआ था, रैंपा में कौन सा हुआ था, ठीक है। ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था 1879 में, ठीक है, 1879। 1879 में ये हुआ था। थर्ड की को भी देख लेते हैं। थर्ड जो रिवेलियन हुआ था ट्राइबल अपराइजिंग की बात करें तो, अच्छा एक चीज इसमें, ये मनसबदारी के अगेंस्ट में था। मनसबदारी इंपॉर्टेंट इसलिए है, मनसबदारी सिस्टम हुआ करता था, मनसबदार हुआ करते थे, मनसबदारी सिस्टम के अगेंस्ट ये हुआ था, ठीक है। ये वाला हिल्स ट्राइब्समैन ऑफ रामपा इन कोस्टल आंध्रा 1879, ठीक है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जो हुआ मुंडा विद्रोह जिसको कहते हैं, मुंडा अपराइजिंग जिसको कहते हैं, 1899 से लेकर 1900 तक चला। ये 1 साल का ही था। मुंडा अपराइजिंग, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम आप याद कर लो बिरसा मुंडा का। ये हीरो थे उस समय इसके, ठीक है। बहुत जल्दी बेचारे मर भी गए, कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये हीरो थे। इनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी। बताते हैं कि जेल में इनको हैजा हो गया था और हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इन्होंने अगेन कैरिस्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाया, बोला कि मैं मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं अपने घाव को या फिर दूसरे के घाव को भी मैं ठीक कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये बाहर के पढ़े हुए थे, ठीक है। ये इंग्लिश स्टडी की थी इन्होंने, फॉरेन में पढ़ के आए थे ये बिरसा मुंडा, लेकिन इनकी सोच भी अलग थी बिल्कुल। और इनका वो जो मतलब ट्राइबल्स को पीछे देखने का जो नज़रिया था दूसरों का, उनके अगेंस्ट में ये बोलते थे। बहुत सारा सुधार भी करने की कोशिश की इन्होंने, इनफैक्ट किया भी। तो बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिरसा मुंडा, मुंडा अपराइजिंग 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि बिरसा ने डिक्लेयर कर दिया कि आई एम अ डिवाइन मैसेंजर, आई एम हैविंग मिरेकुलस हीलिंग पावर्स। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। बिरसा began to move from village to village, organizing rallies and mobilizing his followers on religious and political ground। तो जैसा कि मैंने बोला ना कि ये गांव-गांव गए और रिलीजियस ग्राउंड पे और मॉडर्नाइजेशन के ग्राउंड पे, कि मैं मॉडर्नाइज करूंगा सबको, ये इन्होंने अपने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। लोगों को ऑर्गेनाइज किया। अब देखो हुआ क्या कि जो क्रिसमस ईव था, मतलब क्रिसमस का समय था, और बिरसा मुंडा ने रिवेलियन स्टार्ट कर दिया। रिवेलियन स्टार्ट किया इन्होंने, तो इनके साथ वाले जो लोग थे उन्होंने मर्डर करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। जैसे कि ठिकादार्स वेर किल्ड, ठिकादार्स के अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि मर्चेंट्स, ठीक है, ठिकादार्स, जागीरदार्स, राजा हकीम, जागीरदार्स, राजा जो उस समय हुआ करते थे, हकीम्स जो होते थे, these all people were killed, ठीक है। अगेन बिरसा मुंडा ने लगभग 6000 के आसपास फोर्स जुटाई थी। 6000 मुंडा ट्राइब्स को इन्होंने जुटाया था। जो वार था अगेन यहाँ पे अनइक्वल वारफेयर था, अनइक्वल वारफेयर था। अनइक्वल वारफेयर से मेरा मतलब अगेन कि ये बेचारे खुरपी, हंसुआ और पत्थर से और उससे लड़ते थे, बर्तनों से लड़ते थे। और जो अंग्रेज थे उनके पास उस समय के मॉडर्न गन्स वगैरह थे, तो काफ़ी अनइक्वल वारफेयर था। और इसमें अल्टीमेटली ये मुंडा अपराइजिंग ख़त्म कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और मुंडा को, जो बिरसा मुंडा थे, ही वॉज कैप्चर्ड, बिरसा मुंडा वॉज कैप्चर्ड
बिरसा वाज कैप्चर्ड 1900 में, और 1900 में ही इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई, ठीक है, जेल में ही वॉज डाइड, हैजा की वजह से हुआ था, ठीक है, हैजा की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 1900 में, और बिरसा जो मुंडा जो रिवेलियन था वो खत्म हो गया। तो आई थिंक यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, यस ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको पसंद आ रही हैं ऐसी क्लासेस तो और भी चाहते हो तो डेफिनेटली लाइक बनता है, लाइक कर दिया करो। नोट आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा, जो कि जितनी भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, नोट मिल जाएगा आपको। ये वीडियो देखनी है, नोट से रिवाइज कर लेना है। आई होप जो मैंने बातें यहाँ पे बताई हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, और जो एक दो पॉइंट छूटता है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। तो कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, इनको नोट नहीं करना है, बस आपको वीडियो देखनी है और आपको वो नोट से बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। अगर ये कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है, बिकॉज मैं इसमें कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। जब मैं इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ, इनफैक्ट मेरे नोट्स में कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, तो आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।